नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डाउन साइजिंग। ठीक है, डाउन साइजिंग समझाने से पहले आपके साथ एक केस स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले इसे समझने के लिए एक केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, अपना माइंड मेकअप करते हैं और फिर बात करेंगे कि ये डाउन साइजिंग क्या होता है। Should a company continue to operate an activity in which it is incurring loss? क्या एक कंपनी को उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना चाहिए जिसमें वो लॉस इंकर कर रही है और उसे मालूम है वो लॉस ही इंकर करेगी इस एक्टिविटी में, तो क्या उसे लॉस वाली एक्टिविटी को कंटिन्यू करना चाहिए? तो प्राइमा फेसी आंसर जो आएगा वो क्या होगा? नो। जब लॉस हो रहा है तो फिर हम एक एक्टिविटी को कंटिन्यू क्यों रखें? ठीक है, लेकिन हम लोग इसके आंसर के पहले आपसे 4 चीज डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप इवैल्यूएट करके बताइएगा कि क्या हमें लॉस वाली एक्टिविटी कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं। एक कंपनी कैंटीन चलाती है। एक कंपनी कैंटीन क्यों चलाती है? क्योंकि उसके लेबर को रेसेस में, ब्रेक में बाहर न जाना पड़े और वो वहीं कैंटीन से खाना वगैरह खा ले। ठीक है, कंपनी को उस कैंटीन में घाटा होता है। ठीक है, क्योंकि लेबर्स हैं तो उनको फूड बहुत महंगा देंगे, तब तो वो क्या करेंगे? बाहर जाएंगे खाने के लिए या फिर सस्ता खाना ही खोजेंगे। तो ऐसे में कंपनी उन्हें सब्सिडाइज रेट पे क्या करती है? फूड वगैरह प्रोवाइड करती है और कंपनी को दिख रहा है कि कैंटीन में घाटा चल रहा है। क्या उन्हें कैंटीन चलाए रखनी चाहिए या फिर बंद कर देनी चाहिए? देखिए, कंपनी का कभी भी ऑब्जेक्टिव कैंटीन से कमाना होता है क्या? नहीं। कंपनी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से कमाना चाहती है। और कैंटीन तो क्या है? कैंटीन एक सर्विसेज है जो हम लेबर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लेबर को रिटेन कर पाते हैं। तो अगर हमें कैंटीन में घाटा भी हो रहा है तो कंपनी प्लान कर सकती है कि हमें क्या करना चाहिए? कैंटीन को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखिए, मैंने लिखा है बुक स्टोर बाय अ कोचिंग क्लास। ठीक है, बुक स्टोर बाय अ कोचिंग क्लास। एक कोचिंग क्लास बुक स्टोर रन करती है। ठीक है, हम नहीं रन करते, लेकिन मान लीजिए कोचिंग क्लास बुक स्टोर रन करती है, तो अगर उसको उसमें लॉस हो रहा है तो क्या उसे कंटिन्यू रखना चाहिए? एट टाइम्स वी फाइंड दैट कि 100 में से एक बच्चा किताब लेने के ही बहाने आया था और उसने क्या किया? क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। बताइए, अगर कोचिंग क्लासेस को बुक स्टोर में लॉसेस भी हो रहा है तो क्या उसे रन करना चाहिए? हाँ, बुक स्टोर की वजह से उसे बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखने को मिलेंगे, इंटरेक्ट करने को मिलेंगे जो उनके कस्टमर्स नहीं हैं, मतलब उस कोचिंग क्लासेस में क्लास नहीं लेते हैं। लेकिन बुक स्टोर के बहाने हो सकता है वो बच्चा बुक लेने आए, बुक में भले घाटा हो रहा हो उनको वो स्टोर रन करने में, लेकिन उनकी कोचिंग क्लासेस हो सकता है उनसे बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक कोचिंग क्लास वाले बुक स्टोर को रन घाटे पे भी कर रहे हो। मेडिकल स्टोर बाय अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है, उसे मेडिकल स्टोर में घाटा हो रहा है। ठीक है, लेकिन पता है मेडिकल स्टोर की अगर हम टोटल रेवेन्यू की भी बात करें तो साल महीने की 10 लाख रुपए की रेवेन्यू है। रेवेन्यू, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो लॉसेज हो रहे हैं। टोटल रेवेन्यू 10 लाख रुपए की है, जबकि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ एक एक ऑपरेशन की फीस 10-10 लाख रुपए है। तो ये हॉस्पिटल की कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन वगैरह के लिए जो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो अगर तुरंत इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होती है इस मेडिकल स्टोर में तो पेशेंट परेशान होता है। ठीक है, तो एज अ मैटर ऑफ सर्विस ओनली, कि हम जब इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पाते हैं, इतनी अच्छी मेरे पास डॉक्टर हैं, मेडिसिन ना होने की वजह से, टाइमली मेडिसिन अवेलेबल ना होने की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस हॉस्पिटल को लगता है भले मेडिकल स्टोर में घाटा हो, हमें तो क्या करना चाहिए? मेडिकल स्टोर रन करना चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टोर में घाटा क्यों हो रहा होगा? मेडिकल स्टोर में जो स्टाफ लगे होंगे उनकी सैलरी वगैरह रिकवर नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, इसीलिए घाटा हो रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इफ प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें घाटा हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि हमें फ्यूचर में चल के फायदा होगा,
तो जब ये बताइए लॉस हो रहा है तो बंद कर दे बिजनेस या कंटिन्यू रखें? कंटिन्यू रखेंगे, अरे 4 दिन बाद कमाना भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जब ये बताइए हर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जिस समय स्टार्ट करती है अपनी बिजनेस, क्या पहले दिन से प्रॉफिट में ही होती है? नहीं, वो लॉस में हो सकता है स्टार्ट कर रही है बिजनेस। तो क्या लॉस अगर हो रहा है हमको पहले दिन तो बंद कर दें? अरे नहीं, बड़े सारे बिजनेस तो स्टार्ट ही हुए थे ये मानते हुए कि इनिशियल कुछ सालों तक हमें लॉस ही होंगे और उसके बाद ही क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या हमें लॉसेस वाले एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना चाहिए? तो अब आपका आंसर क्या है यहाँ पे? यस, हमें लॉसेस वाली एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम लॉस हो रहा है और लॉस को हम झेलने को तैयार भी हैं, तो क्या कोई मेरा ऑब्जेक्टिव है? यस, मेरा ऑब्जेक्टिव है अब लॉस को मिनिमाइज करना। और लॉस को मिनिमाइज करने को ही क्या बोला जाता है? डाउन साइजिंग। लॉस कैसे मिनिमाइज होता है? अपने एक्टिविटी लेवल को रिड्यूस करके। हम अगर अपनी एक्टिविटी लेवल को रिड्यूस करते हैं तो मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है और ऐसे में लॉस मेरी मिनिमाइज हो जाएंगे। जैसे हम ये कैंटीन चला रहे हैं, ठीक है, इस कैंटीन में घाटा हो रहा है, लेकिन पता है इस कैंटीन का मेनू देखिए, इसमें तो 12 किस्म के स्टार्टर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ब्रेड में जाइए तो आपको नान मिलेगा, लच्छा पराठा भी मिलेगा, ठीक है, मिस्सी रोटी भी मिलेगी, बड़ी सारी वैरायटी है। अरे घाटे में जब चल रहा है तो इतनी वैरायटी देने की क्या जरूरत है? गिनती के 4 आइटम रख लेते, एक रख लेते पनीर की सब्जी, एक रसेदार, एक सूखा, और एक आध आइटम रख लेते, एक स्टार्टर रख लेते, ठीक है। तो जरूरत क्या है इतनी सारी वैरायटी लगाने की? अगर हम वैरायटी कम कर देंगे तो जब बताइए कैंटीन के स्टाफ भी कम हो जाएंगे कि नहीं? कम हो जाएंगे। अरे इतनी सारी चीज बनाने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है जो लच्छा पराठा बना लेता है वो नान भी बना लेता है? आप रेस्टोरेंट में जाइए तो आप देखिए लच्छा पराठा बनाने वाला दूसरा आदमी है, ठीक है, नान बनाना है तो दूसरा आदमी रखा हुआ है। तो कैंटीन की अगर हम एक्टिविटीज को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे खर्चे कम हो जाएंगे और ऐसे में मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इन पोजीशंस में कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि वो अपनी लॉस को कम करना चाहते हैं। लॉस खत्म तो हो नहीं सकता, ये तो हमको मालूम है, और लॉस होगा तो भी हम चलाने के लिए तैयार हैं। बस हम चाहते क्या है? कम हो जाए, जितना लॉस कम हो जाए उतना कर लें। तो हम अपनी एक्टिविटीज को यहाँ पे कर्टेल करते हैं, कम करते हैं। बुक स्टोर वाले को अरे घाटा हो रहा है बुक बेचने में, तो बड़ी सारी बुक ऐसी होती है जो आपको साउथ से मंगानी पड़ रही है, नॉर्थ में साउथ से मंगाते हैं, कोरियर चार्जेस बहुत लग जाता है, इसलिए घाटा हो रहा है, वो सब बंद कर दीजिए। जो नॉर्थ इंडिया वाली बुक्स है वही सब बेचिए बस, ठीक है ये बात। मेडिकल स्टोर वाले हॉस्पिटल, अरे बहुत कोई एक्सेप्शनल दवाएं हैं वो सब इग्नोर करिए, ठीक है। जो रेगुलर वाली दवाएं हैं वो सब बेचिए, मतलब ऑपरेशन को कम कीजिए किसी तरीके से, सो दैट कि लॉस को कम किया जा सके, ठीक है। इस लॉस वाले बिजनेस में भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस सर्वाइवल। बेसिकली हम डाउन साइजिंग में यही चीज देखने जा रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस को जिंदा रखना है, अपनी एक्टिविटीज को जिंदा रखना है, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग लॉस, ठीक है। हम अपने लॉस को रिड्यूस करेंगे, खत्म तो नहीं कर सकते, ये तो हमको मालूम है कि खत्म नहीं कर सकते, और लॉस होते हुए भी चालू रखेंगे, ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। डाउन साइजिंग का मतलब है रिड्यूसिंग लॉस बाय रिड्यूसिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक कंप्लीट डेफिनेशन लिखिए, लिखिए डाउन साइजिंग। Downsizing means downsizing means operating at a lower level of activity. Downsizing means operating at a lower level of activity so that the target loss can be achieved. So that the target loss can be achieved. आपको दिख रहा है आपने क्या लिखा है? टारगेट लॉस
मतलब प्रॉफिट तो हमको मालूम है नहीं होने वाला इन सब कामों में, ठीक है। हम कैंटीन चला रही है कंपनी, तो उसको मालूम है कि वर्कर इतना पैसा देंगे ही नहीं कि हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, बस लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। हमने सोचा है अभी तक हमको 10 लाख का घाटा हो रहा था, हम 2 लाख से ज्यादा घाटा नहीं सहेंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे, स्टाफ वगैरह की कमी करेंगे, ठीक है, मीनू कार्ड में कुछ कम करेंगे आइटम, इस तरीके से, ताकि हमारे घाटे अब कितने हो, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या पड़ता है, द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड, एम्प्लॉयज आर रिलीज्ड। सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो स्टाफ के खर्चे होते हैं, ठीक है। स्टाफ को आप रिड्यूस कीजिएगा, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी कम हो गई, काम कम करना है तो स्टाफ की जरूरत क्या है, अबंडेंस स्टाफ को हटाइए, डाउन साइज कीजिए। डाउन साइज का मतलब होता है काम को कम करना, ठीक है। डाउन साइज कीजिए और अपने टारगेट लॉस को अचीव कीजिए। इस पिक्चर से हम क्या कहना चाहते हैं आप खुद से एनालाइज करोगे और फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। एनालाइज इट ऑन योर ओन। एनी आंसर? चलिए देखिए, देखिए हमने क्या किया है, हमने दिखाया है कि आज फिलहाल क्या चल रहा है, मेरी रेवेन्यूज इतनी है, मेरे खर्चे इतने हैं, लॉस है, ठीक है। अगर हम एक्सपेंस और रेवेन्यू को कंसीडर करेंगे इन दोनों को, तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरी पोजीशन कितनी है, 5 लाख लॉस है हमको, ठीक है। डाउन साइजिंग क्या होता है, डाउन साइजिंग में मेरी रेवेन्यूज कम होगी, मेरे खर्चे भी कम होंगे, दोनों कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अरे काम ही उतना नहीं कर रहे हैं जितना कर रहे थे पहले। अगर हम काम उतना नहीं कर रहे हैं तो मेरी रेवेन्यू कम हो गई, मेरे खर्चे भी कम हो गए, ठीक है। लेकिन पता है रेवेन्यू और खर्चे कम हुए, लेकिन अब जो डिफरेंशियल है ये पता है कितना, 5 लाख नहीं होगा, ये और कम हो गया होगा, ये 2 लाख रुपए का लॉस होगा। डाउन साइजिंग में आपकी रेवेन्यू कम होगी, आपके खर्चे कम होंगे, लेकिन लॉस इन टोटालिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू में गिरावट कम आएगी, खर्चे में गिरावट कंपैरेटिवली अधिक आएगी। तो डाउन साइजिंग एक टारगेट है आपका, वो टारगेट क्या है कि रेवेन्यू भी गिराओगे, एक्टिविटी कम होगी तो रेवेन्यू तो गिरेगी, लेकिन इस कदर हम रेवेन्यू गिराएंगे कि खर्चे मेरे थोड़े से ज्यादा गिरे, ताकि लॉस मेरा कम हो जाए, ठीक है। तो यहां पे जो आपको डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में, ये अगर 2 लाख रुपया है तो पहले ये कुछ और ज्यादा होगा, ये हो सकता है 5 लाख रुपए हो, ठीक है। जब एक इंसान को अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में नुकसान होने लगता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है डाउन साइजिंग, उसके पास 2 रास्ते हैं। वो डाउन साइजिंग करता है या फिर क्या कर देता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर एक कंपनी को कैंटीन चलाने में घाटा हो रहा है तो कंपनी के पास क्या रास्ता है, या तो कंपनी कैंटीन की मेनू कम कर दे, एम्प्लॉयज को हटा दे, ठीक है, बस जितनी जरूरत भर की चीज है उतना प्रोवाइड करे, ठीक है। अब नान लच्छा पराठा सब कुछ नहीं मिलेगा, अब सिर्फ क्या मिलेगी, रोटी मिलेगी, तंदूरी वो भी, ठीक है, खर्चे कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो अब जितने स्टाफ पहले चाहिए थे, टेक्निकल स्टाफ, वो सब चाहिए भी नहीं। तो अब ये होता है डाउन साइजिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या चीज है, अब कंपनी कहेगी कैंटीन हम चलाएंगे ही नहीं, हम किसी आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दे देते हैं, आओ तुम ही आके क्या करो, कैंटीन चला लो, ठीक है। लेकिन वो तो इतना सस्ते रेट पे देगा नहीं हमको, तो हम उससे क्या कहते हैं, एक काम करो तुम ही हमसे कुछ पैसा ले लेना, ठीक है। या फिर हम सब कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहते हैं, कहते हैं देखो बड़े सारे खर्चे तो हम खुद ही बियर कर लेंगे, एक काम करो तुम आओ कैंटीन चलाओ, 2 स्टाफ हम अपने दे देते हैं। बात समझ में आ रही है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, हम कहेंगे एक काम करो आओ अपनी कैंटीन चलाओ, यहाँ पे रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा तुम हमको दे देना और बदले में हम तुमको अपने 2 स्टाफ दे देंगे, ठीक है। हो सकता है कैंटीन चलाने वाला हमको रेवेन्यू देता है साल की 15,000 रुपया, ठीक है, और हमने जो अपने स्टाफ दे रखे हैं उसकी सैलरी कितनी है, 25,000 रुपया, तो मेरा घाटा अभी भी कितना है, 10,000 रुपये तो है। लेकिन अगर हम बाहरी वाले को भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो तैयार नहीं होगा उस प्राइसेस में, कहेगा कि आपके यहाँ के वर्कर देंगे 1 रुपया रोटी,
हमको बनाने में कॉस्टिंग आ जाती है 2.5 रुपया रोटी, तो हम तो नहीं देने वाले हैं। तो हम कहते हैं चलो एक काम करो, रोटी बनाने वाला स्टाफ हम देंगे, तो तुम्हारा खर्चा किसका? सिर्फ आटे का खर्चा, ठीक है। तो वो तुम निकालना अपना, जितनी तुम्हारी रेवेन्यू आएगी कुछ देना, हमारे यहाँ कैंटीन चला रहे हो, हम 2 स्टाफ अपने लगा देते हैं, ठीक है। और कुल मिला के हमारा अभी भी क्या होता है, घाटा ही हो रहा है, लेकिन ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम किसी तरीके से अपने घाटे को कम करें। यहाँ कलर रेट करने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि दिस हैज नो रिलेशन विद द करंट पोजीशन। जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग होगी तो रेवेन्यू भी ऑल टुगेदर बदल जाएगी और खर्चे भी ऑल टुगेदर बदल जाएंगे हमारे, ठीक है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, इस डिफरेंस को, वी आर फोकसिंग ऑन टू दिस डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस अब हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ 1 लाख रुपए का लॉस है, बताइए क्या करें हम? डाउन साइजिंग भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे खाने दो सबको, नान भी खाएं, सब मिस्सी रोटी भी खाएं और तंदूरी भी खाएं, जो खाना है वो खाएं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। घाटा कितना है? 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो बिफोर कंसिडरिंग डाउन साइजिंग यू इवन कंसिडर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी को आपके प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में हमारे पास 2 रास्ते। कौन से 2 रास्ते? ईदर टू डाउन साइज या फिर गो फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ताकि हमारा लॉस मिनिमाइज हो सके, ठीक है। लिखिए, when the level of activity when the level of activity at which the company is operating when the level of activity at which the company is operating is providing loss, then the company should consider either of the following two, either of the following two। उसके बाद लिखिएगा नंबर 1, either of the following two। नंबर 1, डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग के सामने लिखिए रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी, दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, और या तो फिर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करोगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग द वर्क, डैश देके लिख दीजिए, आउटसोर्सिंग द वर्क। तो डिसीजन कैसे लिया जाता है यहाँ पे? लिखिए, हम यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव, क्या? स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव बेनिफिट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव लॉस, ठीक है। लॉस होगा हमको, जहां लॉस सबसे कम होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपनी आज की सिचुएशन देखेंगे, हम डाउन साइजिंग की सिचुएशन देखेंगे और पैरेलली हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग देखेंगे। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, डाउन साइजिंग में अगेन रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंस, ये वाला लॉस देखिए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी मेरे खर्चे कैसे लगते हैं? जैसे हो सकता है कि कैंटीन चलाने वाला हमसे क्या बोले कि हम बिजली का बिल आपका नहीं देंगे, तो बिजली तो हमारी आज भी लग रही है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि चलो आओ ठीक है कोई बात नहीं काम करो यहाँ पे आके, तो उसने कुछ हमको रेवेन्यू दी जितना उसने सेल जनरेट किया उस पर, लेकिन हम तो देख रहे हैं मेरे बिजली का बिल भी उससे ज़्यादा ही आ रहा है, तो ठीक है लॉस हमारा ओवरऑल मिनिमाइज हो रहा है कि नहीं, यही हमको चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। Question: Mayfair Corporation currently subsidizes cafeteria services. Mayfair Corporation currently subsidizes. Subsidizes का मतलब क्या हुआ? सब्सिडी देना। सब्सिडी देने का मतलब होता है कि जितना खर्चा आ रहा है उससे भी कम पे प्रोवाइड करना, ठीक है, तो सेलिंग बिलो कॉस्ट को बोला जाता है सब्सिडी देना। Mayfair Corporation currently subsidizes cafeteria services for its 200 employees. Mayfair is in the process of reviewing the cafeteria services because cost-cutting measures are needed throughout the organization to keep the prices of its product competitive. Mayfair सोच रही है कि अपनी कैफेटेरिया सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रही है उसके घाटे को कम किया जाए, उसके खर्चे को कम किया जाए ताकि उनके प्रोडक्ट का रेट कॉम्पिटिटिव हो जाए। देखिए कंपनी में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे ओवरहेड की तरह कहाँ चार्ज होते हैं? प्रोडक्ट पे ही तो चार्ज होते हैं। कंपनी के जितने डायरेक्ट खर्चे हैं वो भी प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे इन द फॉर्म ऑफ ओवरहेड प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। तो अगर कैफेटेरिया सर्विसेज में कंपनी को नुकसान होगा तो वो भी तो ओवरहेड की तरह कहाँ चार्ज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कॉम्पिटिटिव करने के लिए चाहती है कि कैफेटेरिया का लॉस रिड्यूस हो जाए। टू अल्टरनेटिव्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड। कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव है, बिना पढ़े आप बता सकते हो क्या है? एक डाउन साइजिंग होगा और दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग। डाउन साइज द कैफेटेरिया स्टाफ एंड ऑफर अ रिड्यूस्ड मेनू। डाउन साइज करिए कैफेटेरिया स्टाफ, कैफेटेरिया में स्टाफ कम करेगी कंपनी, एंड ऑफर अ रिड्यूस्ड मेनू। रिड्यूस्ड मेनू ऑफर करने का मतलब पहले 50 किस्म के पकौड़े बनते थे, पालक के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, अब सब नहीं बनेंगे, ठीक है, अब एक पकौड़ा होगा कोई, बस गोभी का पकौड़ा, ठीक है। रिड्यूस मीनी और कॉन्ट्रैक्ट विथ एन आउटसाइड वेंडर, या फिर एक आउटसाइड वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग। द करेंट कैफेटेरिया ऑपरेशन, अंडरलाइन कर लीजिए करंट, ये करंट पोजीशन चल रही है, करंट पोजीशन। द करंट कैफेटेरिया ऑपरेशन हैज 4 एम्प्लॉयज with a combined base annual salary of 1,10,000 plus additional employee benefit at 25% of salary। करंट पोजीशन में खर्चे बता रहा है, कह रहा है अभी फिलहाल कैफेटेरिया में 1,10,000 सैलरी दी जाती है, ठीक है, अब 25% एम्प्लॉय बेनिफिट उस पर दिया जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब होता है अदर परक्यूजेट्स वगैरह दिए जाते हैं जो 25% ऑफ 1,10,000 है, अदर बेनिफिट्स परक्यूजेट्स वगैरह। तो कितना हो गया 1,10,000 का 25%? 27,500। तो 1,10,000 प्लस 27,500 ये तो एम्प्लॉय का खर्चा है। आगे देखिए, द कैफेटेरिया ऑपरेट्स 250 डेज ईच ईयर, 250 दिन कैफेटेरिया ऑपरेट करता है। एंड द कॉस्ट फॉर यूटिलिटीज एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस एवरेज 30,000 एनुअली। कैफेटेरिया की यूटिलिटीज और इक्विपमेंट में मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं 30,000 रुपए साल के। द डेली सेल्स इंक्लूड 100 एंट्रीज। डेली सेल में क्या क्या होता है? 100 एंट्रीज बिकती हैं एट द रेट ऑफ 4 ईच। 80 सैंडविचेस और सलाद एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 3 ईच। 100 एंट्री बिकती है रोज 4 रुपए के रेट से, 80 सैंडविच बिकती है 3 रुपए के रेट से, प्लस एन एडिशनल 200 फॉर बेवरेजेस एंड डेजर्ट्स। 200 रुपए का हर दिन बेवरेजेस और डेजर्ट्स बिकता है, ठीक है। तो 250 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे साल भर की रेवेन्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या होता है एंट्रीज? क्या मतलब है?
इंटरेस्ट कुछ भी हो, इससे फर्क पड़ता है क्या? हमको तो रेवेन्यू से मतलब है, कुछ होगा जो बिकता है। हालांकि एंट्री का मतलब होता है मील, खाने को कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ये इंडियन वर्ड है ही नहीं, ये लोग ब्रिटिशर्स इसे यूज करते हैं इस वर्ड को, एंट्रीज। ब्रिटिश लोग मील एंट्रीज किसे कहते हैं? स्टार्टर के और मेन कोर्स के बीच में जो सर्व किया जाता है। बेसिकली इंडिया में इसका फैशन ही नहीं है। इंडिया में स्टार्टर होता है, उसके बाद सीधे मेन कोर्स, बस काम खत्म हो गया। अब ज्यादा तो खाते नहीं थी हैं इंडियन। ब्रिटिशर्स के यहाँ जो सिस्टम है वो है कि पहले स्टार्टर चलता है, फिर उसके बाद एंट्रीज आती है, बीच वाला आइटम, ठीक है, उसके बाद मेन कोर्स, अब टूटने वाला आइटम, ठीक है। तो एंट्रीज बात कर रहा है आपसे, हम लोग मील समझ लेते हैं। इंडिया के लिए एंट्रीज का मतलब मील। 100 मील 4 रुपए के रेट से, पूरी थाली 4 रुपए में मिलती है इनके यहाँ, ठीक है। सैंडविच बिकता है 3 रुपए के रेट में, तो नाश्ते वाला आइटम है सैंडविच और खाने वाला आइटम है 4 रुपए का, ठीक है, 4 रुपए 3 रुपया। 200 रुपए फॉर बेवरेजेस। द कॉस्ट ऑफ ऑल कैफेटेरिया सप्लाईज इज 60% ऑफ द रेवेन्यूज। मतलब इनको बनाने में जो खर्चा लगता है, वेरिएबल खर्चे, दैट इज 60%, ठीक है। ये तो हो गई करंट पोजीशन। द प्लान फॉर डाउन साइजिंग, चलिए अब अंडरलाइन कर लीजिए डाउन साइजिंग, यहां से डाउन साइजिंग की कहानी शुरू हो गई। डाउन साइजिंग क्या है? The plan for downsizing the current operation envisions retaining 2 of the current employees whose combined base annual salary is total 65,000। अब ये लोग ने प्लान किया है कि सिर्फ 2 करंट एम्प्लॉयज रखेंगे, उनकी सैलरी कितनी है? 65,000। कितने एम्प्लॉयज हट गए? एम्प्लॉयज जो हटे हैं वो 1,10,000 माइनस 65,000, जिनकी सैलरी कितनी थी? 45,000 रुपया, ठीक है। 1,10,000 पहले सैलरी थी ना, और अब सैलरी कितनी हो गई है? 65,000। यानी जो इंप्लॉइज हटे उनकी सैलरी थी 45,000, 45,000 का खर्चा कंपनी ने रिड्यूस किया। एंड एंट्री वुड नो लॉन्गर बी ऑफर्ड। अब कंपनी एंट्री ऑफर नहीं करेगी, कहीं बहुत हो गया खाना वाना, ठीक है। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या ऑफर करेगी? सैंडविच। एंड एंट्री वुड नो लॉन्गर बी ऑफर्ड एंड प्राइसेस ऑफ द रिमेनिंग आइटम वुड बी इंक्रीज स्लाइटली। अच्छा, रेट भी बढ़ा रही है। Under this arrangement, Mayfair expects daily sales of 150 sandwiches और सलाद at a higher average price of 3 रुपया 60 पैसा। कंपनी कह रही है खाना बंद कर देंगे, सिर्फ सैंडविच खिलाएंगे, और ऐसे में सैंडविच कितना बिक जाएगा? अब 150 सैंडविच बिक जाएगा, और वो भी 3 रुपया 60 पैसे के रेट से। The additional revenue for beverages and dessert is expected to increase to 230 each day। कंपनी जब खाना बंद कर देगी तो लोग पीना ज्यादा शुरू कर देंगे, और इसलिए बेवरेजेस की सेल 200 की बजाय कितनी पहुंच जाएगी? 230 पहुंच जाएगी पर डे। Because of the elimination of the entry, the cost of all cafeteria supplies is expected to decline to 50% of revenue। एंट्री के हट जाने की वजह से अब जो खर्चा वेरिएबल आएगा वो 50% होगा। इसका मतलब ये है कि एंट्री में ही ज्यादा खर्चा लगता था बनाने में भी, क्योंकि एंट्री की वजह से ओवरऑल वेरिएबल खर्चा कितना हो जाता था? 60%। उसके हट जाने से अब वेरिएबल खर्चा आपका सिर्फ 50% है। ऑल अदर कंडीशन ऑफ ऑपरेशन वुड रिमेन द सेम। बाकी सारे खर्चे ऑपरेशन के वही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? परक्यूजिट जैसे दिया जाता था वैसे ही दिया जाएगा, ठीक है। और क्या लगता था? 30,000 रुपए मेंटेनेंस में खर्चा लगता था, वो लगेगा ही। कह रहा बाकी सारी चीज वैसे का वैसे, ठीक है। तो अब 65,000 रुपए की सैलरी पे 25% परक्यूजिट देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? 30,000 रुपया का खर्चा मेंटेनेंस का भी उठाएंगे। आगे देखिए, Mayfair is willing to continue to subsidize this reduced operation। Mayfair अभी भी सब्सिडाइज ही कर रही है। ऐसा मत सोचिए कि 3 रुपया 60 पैसे में लूट शुरू हो गई है, अभी भी सब्सिडी दे रही है। बट विल नॉट स्पेंड मोर देन 20% ऑफ द करंट सब्सिडी। लेकिन अभी जो सब्सिडी चल रही थी उसका बस 20% सब्सिडी है। अब क्या सब्सिडी दे रही है कंपनी, कितना दे रही है, हमको क्या मतलब है? हम कंपनी की रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी के खर्चे देखेंगे, और लॉस पता चल जाएगा हमको, ठीक है। कंपनी का इंटरनल अफेयर है ये सब, कि कंपनी क्या प्लान कर रही है कि हम सब्सिडी को अब रिड्यूस करेंगे, उतनी नहीं देंगे लेकिन देंगे। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो देखना है कैसे लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। सिंस हमें रेवेन्यू और खर्चे पता है तो हम उसी के बेसिस पे अपनी सारी प्लानिंग करेंगे। अ प्रपोजल हैज बीन रिसीव फ्रॉम विल्को फूड्स। अंडरलाइन कीजिए वर्ड प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या चीज बता रहा है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आउटसाइड वेंडर आ गया अब यहाँ पे। A proposal has been received from Wilco Foods, an outside vendor who is willing to supply cafeteria services. Wilco has proposed to pay Mayfair 1,000 रुपए per month for the use of cafeteria and utilities। Wilco कह रहा है 1,000 रुपया महीना हमसे सीधे ले लो, ठीक है।
अगर हमारे खर्चे ना लगे और 1,000 रुपया महीना हमको कैफेटेरिया वाला कोई दे दे कैफेटेरिया चलाने का, तब तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तब तो हमको साल के 12,000 रुपये आ जाएंगे और अभी हम इतना घाटा सहते हैं, लेकिन हमारे खर्चे भी लगेंगे। देखिए क्या है, Mayfair would be expected to cover equipment repair cost in addition। Mayfair कोई इक्विपमेंट मेंटेनेंस के खर्चे उठाने पड़ेंगे, और वो खर्चा कितना है, जल्दी बताओ कितना है, 30,000 रुपया। 12,000 रुपया आएगा, 30,000 रुपया का खर्चा लग जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और देखिए, और देखिए, Wilco would pay Mayfair 4% of all revenues received over the break-even point। ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद जितनी रेवेन्यू आएगी उसका 4%। तो हमें यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट करना होगा, किसका, विल्को का, और विल्को की ब्रेक इवन कंप्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, विल्को की ब्रेक इवन कंप्यूट करेंगे, विल्को की रेवेन्यू कंप्यूट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, जितना आएगा उसका 4% किसको आ जाएगा, मेफेयर को। ठीक है, दिस पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये पेमेंट ईयर एंड पे किया जाएगा। This payment would be made at the end of the year. All other costs incurred by Wilco to supply the cafeteria services are variable and equal 75% of revenues। विल्को का जो खर्चा होगा वो वेरिएबल खर्चा होगा और 75% रेवेन्यू का खर्चा है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि इसका विल्को का और कोई फिक्स खर्चा नहीं है, उसका सीधे सीधे खर्चा कितना है, 75% ऑफ रेवेन्यू। लेकिन एक फिक्स खर्चा बता चुका है विल्को का, कौन सा, 1,000 रुपया महीना जो मेफेयर को देगा, है कि नहीं। आपसे कह रहा है कि विल्को को जो भी वो प्रोवाइड करेगा कैफेटेरिया में, उन आइटम्स को प्रोवाइड करने में कोई फिक्स खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ वेरिएबल खर्चा लगेगा, और वेरिएबल खर्चा कितना आएगा, 75%। लेकिन फिक्स खर्चा एक हमको बता चुका है, मेफेयर को 1,000 रुपया महीना देगा। ठीक है, विल्को प्लान्स टू चार्ज 5 फॉर द एंट्री। अब सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि सब खाओ, सारे आइटम खाओ। ठीक है, खाना भी खाओ। Wilco plans to charge 5 for the entry and the average price for the sandwich or salad would be 4। तो अब ये रेट बढ़ा रहे हैं ये लोग, 5 रुपए रखेंगे मील का और 4 रुपए रखेंगे सैंडविच का। ऑल अदर डेली सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 300। बाकी सेल मतलब बेवरेजेस वगैरह की, डेजर्ट की सेल जो होगी वो 300 रुपए की। Wilco expects daily sale of 66 entry and 94 sandwiches। देखिए सेल लेकिन गिर जाएगी, फिर कह रहा है कि अब 66 एंट्री की सेल होगी और 94 सैंडविचेस की सेल होगी। पहला, determine whether the plan for downsizing the current cafeteria operation would be acceptable to Mayfair Corporation। show your calculation। सिर्फ डाउनसाइजिंग की बात कर रहा है, कह रहा है डाउनसाइजिंग एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये बताइए। तो क्या करें, डाउनसाइजिंग की प्रॉफिट को देख लें या प्रॉफिट लॉस डाउनसाइजिंग की देख लें, नहीं, करंट पोजीशन का लॉस देखेंगे, डाउनसाइजिंग का लॉस देखेंगे और कंपेयर करेंगे। डाउनसाइजिंग में लॉस अगर कम हो गया होगा तो हम कहेंगे डाउनसाइजिंग के लिए हम जाएंगे। तो पहले पार्ट में कहीं भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ डाउनसाइजिंग वर्सेस करंट पोजीशन। ठीक है, करंट पोजीशन लिखिए, क्या हो गया, एक साथ बनाओगे, आप एक साथ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप हमको कहोगे तो हम भी एक साथ बना देंगे, हम पहले इसको बना लेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, इसको सरकाएंगे और फिर बनाएंगे। ठीक है, हमको नहीं अंदाजे कितनी जगह ले लेगा ये। करंट पोजीशन, रेवेन्यू सबसे पहले, रेवेन्यू क्या क्या, देखो 4 रुपए की एंट्री, 4 इंटू 100 प्लस 3 रुपए का सैंडविच, 3 इंटू 80 और 200 रुपया बेवरेजेस प्लस 200 और होल इंटू कितना 250 डेज। तो मेरा एक भी नहीं आ रहा है, 250 डेज। ठीक है, अब इसके बाद कॉस्ट घटवाइए, लेस कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या है बोलो, सैलरी,
हाँ बताइए ये कितना आ रहा है? 2,10,000। सैलरी, सैलरी कितनी है? 1,10,000। एम्प्लॉय बेनिफिट को क्या लिखें? परक्यूजिट लिख दें, आपको तकलीफ तो नहीं ना होगी? परक्यूजिट 25% कर दो, 27,500। 27,500 और क्या है उसके बाद खर्चा? अच्छा वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट घटवाओ। 60% ऑफ द रेवेन्यू, 60% ऑफ द रेवेन्यू बताइए। 2,10,000 का 60%, 60% इंटू 2,10,000, और ये वाला था 25% इंटू 1,10,000, 1,26,000। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, क्या नाम है उसका, खर्चे का नाम लिखवाइए। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितने का? 30,000। लॉस बताइए। लॉस ही है ना? अब डाउन साइजिंग बनाएंगे। रेवेन्यू बताइए डाउन साइजिंग में। 150 इंटू 3 रुपया 60 पैसा, ठीक है, प्लस 230 रुपया बेवरेज इंटू 250 दिन, 1,92,500 लेस कॉस्ट, वेरिएबल पहले लिख लीजिए। 1,92,500 का कितना? 50%। 96,250, 96,250। सैलरी, सैलरी 65, 65,000। परक्यूजिट 25% कर दूं? 65,000 इंटू 25%, 16,250। देन और क्या है? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 30,000 रुपया। बस हो गया ना खर्चा? फाइव जीरो 15, 15,000 का लॉस। पहले था 83,000, पहले कितना था? 83,500। बताइए कंपनी को डाउन साइजिंग करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए, लॉस कम हो रहा है, लिखिए। Downsizing would be acceptable to the company. Downsizing would be acceptable to the company as the loss would be minimized.
as the loss would be minimized. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो आप. Is the Wilco Food proposal more advantageous to Mayfair Corporation than the downsizing plan? अब कंपेयर क्या करना है, डाउनसाइजिंग वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, इसीलिए हमने डाउनसाइजिंग अलग से किया था. अब डाउनसाइजिंग वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है तो फिर से डाउनसाइजिंग बनाना पड़ता. आप अगर अलग एक साथ कंपैरेटिव बनाते तो मेरा डाउनसाइजिंग रेडी है, हम इसी के नीचे अब क्या बना देंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग. दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, बस सब कॉन्ट्रैक्टिंग बनाइए, डाउनसाइजिंग ऊपर बना ही हुआ है और कंपेयर कर लीजिए. रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू एक तो है, दो रेवेन्यू आएगी. एक आएगी परसेंटेज ऑफ सेल माइनस बीपी. एक तो ये वाला होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी सेल है उसका एक सर्टेन परसेंटेज. और दूसरा क्या होगा, जो फिक्स्ड रेवेन्यू आ रही है. ठीक है, दूसरा है फिक्स्ड रेवेन्यू. वो कितना है, 1,000 रुपया महीना, यानी 1,000 इंटू 12,000 रुपया. इसके लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट बनानी होगी. हम लिख दे रहे हैं यहाँ वर्किंग नोट 1. ये दोनों रेवेन्यू हो गई, इसकी जोड़ लगाएंगे, इसमें से खर्चा घटाएंगे. खर्चा क्या क्या होगा जरा बताइए तो, बस इक्विपमेंट मेंटेनेंस और कोई खर्चा नहीं. ये आ जाएगा हमारा लॉस. ठीक है, हमने ये नहीं लिखा 4%, अभी हम लिख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट. एक सर्टेन परसेंटेज होगा सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का, इसे हम कंप्यूट करेंगे अभी नीचे वर्किंग नोट में. हो गया, ये वर्किंग नोट 1 बनाए. वर्किंग नोट 1, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. जरा ये बताइए, कोई फिक्स्ड कॉस्ट है क्या, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट, किसका, मे फेयर के ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हो, नहीं विल्को की. ठीक है, विल्को का कोई फिक्स खर्चा 12,000 रुपया जो मे फेयर को दे रहा है, 1,000 रुपया महीना. ठीक है, 12,000 रुपया. हाँ, मे फेयर वुड बी एक्सपेक्टेड टू कवर क्या, हाँ नहीं नहीं, वुड बी कवर, उसको करना पड़ेगा, वुड हैव टू कवर. हम कहते हैं, एक सेकेंड, हम कहते हैं तुमको कॉस्ट मैनेजमेंट कवर करना होगा. जब बताओ क्या होगा, तुमको करना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा. हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो हम कह रहे हैं उसे मानिए. कवर का मतलब है कि आपको बियर करना पड़ेगा. ठीक है, कवर स्टैंड्स फॉर बियरिंग कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 अपॉन पीवी रेशियो. पीवी रेशियो बताओ तो जरा देखें, 25%. वेरिएबल खर्चा अगर 75% है तो पीवी रेशियो कितना होगा, 25%.
ठीक है, ये बात तो सबको पता है ना कि वेरिएबल खर्चा अगर हम सेल से हटा देते हैं तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल को ही पीवी रेशियो कहते हैं। अगर 75% वेरिएबल खर्चा है तो 25% कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, कितना हो गया ये, 48,000। अब विल्को की जो रेवेन्यू है उसमें से 48,000 रुपया घटाइए और जितना आता है उसका 4% बनाइए। ठीक है, विल्को रेवेन्यू लिखिए, विल्को की रेवेन्यू, विल्को की रेवेन्यू 66 इंटू 5 और बोलिए प्लस 94 इंटू 4 प्लस 300 होल इंटू 250 डेज, 2,51,500। इसमें से लेस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट 48,000, 2,03,500, इसमें इंटू करेंगे परसेंटेज रेवेन्यू शेयरिंग, वो है 4%। कितना आ जाएगा, 8,140। ठीक है, कैलकुलेशन हटा ली इसको, 8,140 रुपया, 8,140 रुपया, ये कितना हो गया, 20,140 रुपया, 30,000 हटा दीजिए, 9,860 रुपया। बताइए क्या करें, डाउन साइजिंग कर लें या फिर हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लें। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में लॉस और कम हो जा रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेंगे। लिखिए, it would be more advantageous for the company, it would be more advantageous for the company to go for subcontracting। तो इस तरीके से हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कंप्लीट, डाउन साइजिंग भी कंप्लीट कर लिया है।